नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। केंद्रीय गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर अमित शाह ने ऐलान किया है कि तेलंगाना में सरकार बनने पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर ध्रुवीकरण अर्थात पोलराइजेशन का आरोप लगा दिया है। वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री के राज में रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक का त्योहार मनाना मुश्किल है। तो जवाब में कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी पोलराइजिंग पॉलिटिक्स कर रही है और उसी का एजेंडा ड्राइव कर रही है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी 23 नवंबर को वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने वाले हैं, तो इसको लेकर भी विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण का एजेंडा जरूरी हो चला है? आज इसी पर होगी एक बहुत व्यापक चर्चा। ध्रुवीकरण की चाल किसकी गलेगी दाल? आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर का ट्यूसडे एडिशन इसी विषय पर व्यूअर्स। आया रे भाया, खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। इन्होंने तुष्टीकरण के लिए 4% मुस्लिम रिजर्वेशन लगाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को हटा लेगी। अमित शाह के इस ऐलान के साथ ही सियासत में नया घमासान छिड़ गया है। बीजेपी जो कह रही है रिजर्वेशन के बारे में, झूठ बोल रही है और हर मुसलमान को नहीं मिल रहा है। एक बैकवर्ड मुसलमानों में ही बैकवर्ड एक क्लासेस या कास्ट की लिस्ट बनाई गई है, उन्हीं को मिल रहा है। तो ये इनकी नफरत की सियासत है और कुछ नहीं है। आरोप लग रहा है कि दोनों तरफ से जमकर ध्रुवीकरण की कोशिश शुरू हो गई है। लेकिन इस सियासत के बीच ही राहुल गांधी ने एक नया विवाद छेड़ दिया। बीजेपी ने नया शब्द निकाला, धूमधाम करके ढोल बजा के आपको कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। आप तो जंगल में रहते हो, आप तो जानवर जैसे हो। वनवासी के ये मतलब है। हमारे बच्चों को जेल में डाला गया, हिजाब के नाम पर बच्चियों को पढ़ने से रोका गया, हमारे बस्तियों में बुलडोजर चला दिए। एक नई दुकान खुली है, मोहब्बत की दुकान। हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक 55,000 फिसादात का तोहफा दिया। वैसे इस सियासत के बीच एक और बड़ी खबर आई है। 23 नवंबर यानी राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। ये परिकाष्ठा है अपीजमेंट की। आपकी राजनीति सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति है। आप देश के लोगों को धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सबकी चुनावी नाव ध्रुवीकरण वाले दांव पर अटक गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनावी घमासान, ध्रुवीकरण का प्लान। और अब वक्त है व्यूअर्स सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए बड़ी वॉल पर चलते हैं और देखते हैं चुनावी चाल में ध्रुवीकरण वाली टाल का विश्लेषण। गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना जीते तो मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी नफरती एजेंडे में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहलोत राज में रामनवमी हनुमान जयंती मनाना कठिन था, मुश्किल था। तेलंगाना में कांग्रेस ने जारी किया है अल्पसंख्यक घोषणा पत्र, यानी तेलंगाना में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ है, ऐसा पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। योगी आदित्यनाथ, कन्हैयालाल की हत्या यूपी में होती तो क्या होता आपको पता है। जयराम रमेश, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। योगी के इस बयान पर बोले कांग्रेस। दूसरी तरफ राजस्थान के 9 जिलों में अल्पसंख्यक हॉस्टल का प्लान है और ऐलान भी करा जा चुका है।
बीजेपी एक खास वोट बैंक को लुभाने की कांग्रेस निरंतर कोशिश कर रही है। तो हनुमान जयंती और रामनवमी के जुलूसों तक से यहां तक बड़ा सवाल, क्या बहुसंख्यकों के मुद्दे को उठाना क्या कम्युनल एजेंडा है? और अगर आप अल्पसंख्यकों की बात करेंगे तो वो सेकुलरिज्म है? ये एक मूलभूत सवाल है। इसी बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ आज कौन कौन है मेहमान, आइए आपको मिलवा देते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा में ए.के. वाजपेयी है, प्रवक्ता एलजेपी के। मेरे साथ अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के आइडियोलॉग। आदिल हसन है, प्रवक्ता एआईएमआईएम के। आप सबका अभिनंदन है। तो मैं जानना चाह रहा हूं सबसे पहले आदिल हसन जी आप ही से, और आप ही को मैं 50 सेकंड देता हूं आपकी बात को रखने के लिए। क्या आपको लगता है कि नफरत का एजेंडा चला कौन रहा है? एक तरफ तो अल्पसंख्यकों की बात करना सेकुलरिज्म है, और अगर बहुसंख्यक की कोई बात करेगा तो वो कम्युनल एजेंडा क्यों हो जाता है? अमीश भाई, आप जर्नलिस्ट हैं और ये आप जान लीजिए कि तेलंगाना में ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुद मध्य प्रदेश में आके बोलते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ हम रहेंगे, पासमानदा मुसलमानों को हम इंसाफ देंगे। उन्होंने पासमानदा बिरादरी की भी बात की। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, आज़ादी के वक्त से लेकर धारा 341 के तहत जो SC ST मुस्लिम कम्युनिटी में SC जो आते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनको क्यों नहीं आपने इंसाफ दिया? आखिर कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वालिटी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, अब उनको क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री बार बार सबकी बात करते हैं, सबका साथ की बात करते हैं। पहली बार आजाद भारत में एक भी मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं। क्या प्रधानमंत्री जी दुबई में जाते हैं और कतर में जाते हैं, खूब वहां के राजाओं से गले मिलते हैं, अच्छा लगता है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हम उसका इस्तकबाल करते हैं, आरामको इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन अमित शाह जी जो बात करते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, अरे मुसलमानों के नाम पे आरक्षण नहीं है, ओबीसी कमीशन जो बैकवर्ड कमीशन, उसके आधार पर यह सरकार का सिस्टम है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट, सच्चर कमीशन, ये कमीशन कहता है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर हो गई है। ये एक सच्चाई है। कांग्रेस ने इसलिए तो ये सब आप धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, आपको लगता है क्या संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत देता है? जवाब दीजिए इस बात का। क्या भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत देता है? अगर देता है तो हाँ बोलिए। ठीक है, मुझे बोलने दीजिए। क्या भारत का संविधान यह इजाजत देता है कि 341 के तहत आप दूसरे मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप अलग कर दीजिएगा एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से? क्या अमित शाह जी और मोदी जी अलग है? मोदी जी ने कहा कि मैं पासमानदा मुसलमानों को आरक्षण देंगे, अमित शाह बोलते हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आप ही बस कि ये सबका साथ सबका विश्वास में ये पैरामीटर कहां जपता है? और आपको बता दें, मुसलमानों को आरक्षण नहीं है, जो ओबीसी जो बैकवर्ड कमीशन है उसको आरक्षण है। और एमआईएम जो है, हम सबसे छोटी पार्टी में से एक है। हम एक मिनट बोलने दीजिए, अमीश भाई बोलने दीजिए। हम एमआईएम बहुत छोटी पार्टी, हम चाहते हैं सबको मिले, ओबीसी कोटा बढ़े, मुस्लिम वोमेन बढ़े, जैन कम्युनिटी के वोमेन को रिजर्वेशन मिले। लेकिन बीजेपी जो 10 साल रूल करने के बाद चाहती है मुसलमानों को और दबाया जाए और धसाया जाए। आखिर क्यों? दलितों को और धसाया जाए। ओबीसी कोटा नहीं बीजेपी बढ़ाना चाह रही है, जातीय जनगणना में लकड़ी लगाती है। आखिर क्यों? प्रधानमंत्री खुद ओबीसी से है, तो ओबीसी के लिए दिल बड़ा करे, ओबीसी मुसलमानों को भी इंसाफ दे। अमित शाह जी और मोदी जी में ऐसा फर्क क्यों है? क्या मोदी जी बड़े हैं कि अमित शाह साहब बड़े हैं? मोदी जी ने कहा कि मैं पासमानदा मुसलमानों को इंसाफ देंगे, बोला तो आखिर अपनी वाणी को विराम दीजिए। अब मैं ए.के. वाजपेयी ध्रुवीकरण की अगर हम बात करते हैं तो एक तरफा बात यह होती है, जहां पर अगर बहुसंख्यकों की बात हो तो वो कम्युनल एजेंडा है, और अगर अल्पसंख्यकों की बात हो तो वो सेकुलरिज्म का पैमाना है। नहीं, ये परिभाषा तो अब चलने वाली है नहीं, क्योंकि ये परिभाषा ढकोसली परिभाषा थी। पर चला रहे हैं वही परिभाषा नाम पे, तुष्टीकरण के नाम पे परिभाषा मैं देता हूं ना, मैं देता हूं परिभाषा। ये तुष्टीकरण के नाम पे सेकुलरिज्म का झंडा उठा के वोट ले लेंगे, ये तो समाज में न्याय नहीं है, ना ये सामाजिक न्याय है। और आपने ठीक सवाल उठाया, क्या धर्म के नाम पे संविधान रिजर्वेशन की इजाजत देता है? मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ कोई है नहीं, 60 साल तक इन्होंने राज किया, क्यों नहीं सच्चर कमीशन की रिपोर्ट लागू की इन्होंने? नहीं, क्या उसमें रिकमेंडेशन थी? क्या इनको जानकारी है उस बात की? देखिए, सिर्फ वोट लेना कि भाई हम शमशान की दीवार बाउंड्री नहीं बनवाएंगे और कब्रिस्तान की बनाएंगे, ये तुष्टीकरण नहीं है। ईद की छुट्टियों में हम आपको ड्यूटी आवर्स में कमी कर देंगे, लेकिन दिवाली पे नहीं करेंगे। मतलब ये क्या चल रहा है? देखिए, सरकार की नजरों में संविधान में सब एक बराबर होते हैं,
रिजर्वेशन दी जाती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो सरकार ने किया, जिसकी सीमा 8 लाख है, उससे नीचे वाले सबको सब रिजर्वेशन के हकदार है, क्योंकि वो एक जात है, गरीब की जात। देखिए अभी जात पात की बड़ी बातें चलती हैं, ये गरीब की जात जो बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये कोई ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। समाज में जात पात का मकड़ जाल दोबारा से ना आ जाए, इसलिए ये बात कह जाए। और क्या ये बात सही नहीं कि अगर गरीबी खत्म होगी तो सामाजिक न्याय अपने आप ऑटोमेटिक मिलेगा उनको? क्या ये बात सही नहीं कि मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे सबसे पहला हक माइनॉरिटीज का है, मुस्लिम भाइयों का है? क्या ये हो सकता है? इस तरह की बातें संविधान के हिसाब से अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या सेकुलरिज्म की परिभाषा में ये सब चीजें? जी मैं अजीज खान को आदिल हसन 30 सेकंड में रिबटल आती है जी। आदिल हसन 30 सेकंड में रिबटल, देन अजीज खान। अमीश भाई, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने यह बात कही थी, उस वक्त रामविलास पासवान जी कैबिनेट में वजीर थे, और रामविलास पासवान जी ने पहली बार मुस्लिम चीफ मिनिस्टर की बात की थी। वो भारत में पहली बार बिहार में जब 2005 में रिजल्ट आया था तो उन्होंने बात की थी, और हमेशा मुसलमानों के हितैषी की बात रामविलास पासवान जी ने कहा। वाजपेयी जी नए नए आए होंगे, वाजपेयी जी भूल गए रामविलास जी के बाद। रामविलास जी ने कहा था मिलादुन नबी में छुट्टी उन्होंने ही कहा था। रामविलास जी ने हमेशा मुसलमानों को दिल से लगाया, लेकिन जरूर बीजेपी के सोहबत में वाजपेयी जी भूल गए हैं। और तेलंगाना में ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड है, और यहां के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऊपर यहां एक बहुत बड़ी मंदिर को दिया है। और अकबर ओवैसी साहब के कहने में लाल दरवाजा मंदिर को 10 करोड़ रुपया मिला है। यह वाहिद तेलंगाना है जिस अकबर ओवैसी साहब को इतना आप चलाते हैं, उनके नुमाइंदगी में 10 करोड़ रुपया तेलंगाना सरकार ने लाल दरवाजा मंदिर को दिया है। और शिवरात्रि में अकबर ओवैसी साहब के चलते 2 बार छुट्टी शिवरात्रि को मिली है। यही एमआईएम का किरदार है। हम सबके साथ इंसाफ की बात करते हैं, हम किसी को अलग नहीं चाहते। बयान क्या देते हैं, सबके साथ इंसाफ की बात करते हैं, और बयान क्या देते हैं वो भी सोचने वाली बात है। ओके, के वाजपेयी का रिस्पॉन्स जरूरी है। आपने रामविलास पासवान जी की बात करी, रामविलास पासवान जी के पुराने साथी हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने यह बात सही है कि हमेशा माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन की बात की है, वो हम आज भी करते हैं। लेकिन अपीजमेंट और तुष्टीकरण दोनों जो है ना, वो इस बीमारी की जड़ होते हैं। देखिए आपको हक मिले, और अगर सामाजिक न्याय में आप पिछड़े हुए तो आप बराबर में आए। आपके मोहल्लों में स्कूल खुलने चाहिए, आपके मोहल्लों में बैंक खुलने चाहिए, उससे कहां इनकार है? तुष्टीकरण नहीं होगी, ये नहीं होगी कि आपको अपीजमेंट की जाए। और जो सरकारें इस तरह की बातें करती है, क्योंकि अगर आप माइनॉरिटी की तुष्टीकरण की बात करेंगे तो अपने आप ही जो मेजोरिटी क्लास है वो इकट्ठी हो जाएगी। देखिए आप उसी ट्रैप में फंसते हैं। आपका जो हक है वो मिलना चाहिए। अगर आप सामाजिक तरीके से पिछड़े हैं तो वो हक आपको मिलेगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में गरीब क्लास में आते हैं तो वो आपको हक मिलेगा, और वो संविधान देता है, सरकार के देने से नहीं होगा, वो संविधान में बाकायदा आपको मिला हुआ है वो हक। हाँ, इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का हक संविधान में है, आपकी अलग यूनिवर्सिटियां होती हैं, आपके स्टेटस दिया जाता है वो। तो देखिए चीजों को गुमराह करने से नहीं होगा, ऐसे तरक्की बिल्कुल नहीं हो पाएगी। माफ करना, 60 साल 70 साल हो गए आपको इसी मकड़ जाल में घूमते हुए। अब अगर मुस्लिम समाज को मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है तो आपको क्या एतराज है उसमें? अगर इलीगल मदरसों को बंद किया जा रहा है तो आप कैसे उसको रोकेंगे, कैसे उसको एतराज करेंगे? जी मैं रुक करता हूं। मेरे साथ अजीज खान है। अजीज खान, मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, कांग्रेस ने राजस्थान में 9 जिलों में अल्पसंख्यक हॉस्टलों का ऐलान किया है। बीजेपी कह रही है कि खास वोट बैंक को खुश करने की ये प्रयास है, उसकी कोशिश है। क्या आपको लगता है कि सेकुलरिज्म का पैमाना यह है कि अल्पसंख्यकों को की आप बात करिए, और अगर कोई बहुसंख्यक की बात करेगा, कोई हिंदुओं की बात करेगा, तो वो फिर कम्युनल एजेंडे के दायरे में आ जाता है? ऐसा क्यों? देखिए अमीश भाई, बीजेपी का जो मुखौटा था उतर गया। कैसे? ये बेनकाब हो गए, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते रहे, पसमानदा समाज, सबका साथ, सबका विकास, बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे थे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में। माननीय मोदी जी ने कहा साहब पसमानदा समाज को बहुत प्रमोट किया जाएगा। आज उनके हकों को मारने की बात की जा रही है, आज उनके हकों को लिया जा रहा है, साहब मंच से ऐलान हो रहा है। ये है मुखौटा, ये है इनका चेहरा जो बेनकाब हो गया। एक बात अमीश भाई, दूसरी बात, ये किसी के नहीं है, चाहे वो पसमानदा समाज हो मुस्लिम का, या दूसरी पिछड़ी जातियां हो,
चाहे वो पिछड़ी जातियां हो, चाहे वो दलित समाज हो। आज आप देखिए जातीय जनगणना की बात जब होने लगती है तो चाहे वाजपेयी जी हो, वाजपेयी जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, एक अच्छी पार्टी से आते रहे, इनके जो नेता रहे हैं वो बहुत ही सेकुलर किस्म के नेता रहे, लेकिन आज कहीं ना कहीं राह से भटक गए हैं। मैं बताना चाहूंगा तो सेकुलर नेता क्या होता है अजीज खान? सेकुलर नेता की परिभाषा क्या है? सेकुलर नेता की परिभाषा, सेकुलर आपकी राय में सेकुलर नेता की परिभाषा क्या है? नहीं, सेकुलर नेता की परिभाषा क्या है? असदुद्दीन ओवैसी भी सेकुलर है, अखिलेश यादव जी भी सेकुलर है, राहुल गांधी जी भी सेकुलर है, सब सेकुलर है आपकी राय में। तो सेकुलर नेता की परिभाषा क्या है? सर मैं स्पष्ट, स्वामी प्रसाद मौर्य भी सेकुलर है, जो रामचरितमानस को गाली देते हैं, माता लक्ष्मी पर सवाल उठाते हैं, वो भी सेकुलर है आपकी राय में। तो सर सुन लेना, सेकुलर कौन है मैं परिभाषित कर रहा हूं ना। सेकुलर का मतलब जो इस मुल्क में दबा कुचला समाज है उसको भी बराबरी का दर्जा दिया जाए, उसको हक दिया जाए, उसको न्याय किया जाए उसके साथ। आज जातीय जनगणना की बात हो रही है और सबके न्याय की बात हो रही है, सामाजिक समरसता की बात हो रही है, सभी के विकास की बात हो रही है, क्या बुराई है? आखिर बीजेपी क्यों भाग रही है ऐसे मुद्दों से? ठीक है, जवाब ले लेते हैं बीजेपी से ना। राखी राठौड़ क्या है? राखी राठौड़ क्या है? लेकिन ये नहीं चाहती है कि बराबरी का दर्जा लोगों को मिले। राखी राठौड़, लोगों को बराबरी का दर्जा मिले। आज दलित समाज किस कदर पिछड़ा हुआ है, किस तरह उसकी नौकरियां मारी जा रही है, खाई जा रही है। राखी राठौड़, राहुल गांधी कह रहे हैं कि खाई जा रही है, ये उनका हक क्यों नहीं? जिन आदिवासियों को प्रधानमंत्री ने वनवासी कहा वो तो जानवर के समान हो गए। देखिए, राहुल गांधी जी ने हमेशा एक डिवाइड एंड रूल की पार्टी जो है, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस रूल को हमेशा माना, उन अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी जो है वो हमेशा इस तरह की बातें करेगी। हम कभी तुष्टीकरण की बात नहीं करते, हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर सबसे सबका साथ सबका विकास की बात होनी चाहिए। जब छत पे जब मकान में छत डलती है तो उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन से धर्म, किस जाति, किस समुदाय का वो व्यक्ति है, उसको जरूरत है तो उसको वो सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गरीबी सबसे बड़ा जो है वो एक वर्ग है और जो अंतिम छोर तक खड़ा व्यक्ति है उस तक जो है सरकार की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। और मुझे लगता है इस तरह की बहस करके, और मैं तो कहूं कि बहुत सारी जो है चीजें दी गई, पहले भी एक वोट बैंक की तरह पे इस धर्म विशेष के लोगों को देखा गया, लेकिन वोट बैंक के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। जिस तरह से उनको सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आगे ले जाने का काम करना चाहिए था वो कभी नहीं किया। और इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग जिस तरह से आदरणीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास के ध्येय के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, वही तरीका सबसे बेहतर तरीका है। और जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज की हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। अगर मैं बात करूं अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा कैटेगरी जो है मुस्लिम्स की है। लेकिन अगर मैं बौद्ध हो, ईसाई हो, सिख हो, ये लोग भी तो उस कैटेगरी के अंदर आते हैं और उनके लिए भी वही सुविधाएं जो इनके लिए है। तो मुझे लगता है इस तरह की एक बहस छेड़ करके कहीं ना कहीं एक पोलराइज करने का काम किया जाता है। जिस तरह से आपने राजस्थान की भी चर्चा की, यहाँ मदरसों के लिए अलग से फंड दिया जाता है, लेकिन स्कूलों की स्थिति अगर आप आके देखेंगे तो बहुत खराब है। मंदिरों के लिए जो फंड नहीं दिया जाता, तो इस अजीज खान जवाब, डिवाइड एंड रूल करते हैं। अजीज खान जवाब, अजीज खान जवाब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे। अजीज जी 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 जी, ये देखिए अमीज भाई, ये मैडम जो कह रही हैं शायद इनको जानकारी भी है, पूरे देश में हिंदू और मुसलमान की बात कौन करता है, मंदिर मस्जिद की बात कौन करता है? सिर्फ और बीजेपी के अलावा कोई नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि धर्म के आड़ में अपनी कमियों को छिपाना। आज जब नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो धार्मिक मुद्दों को उठा करके आज बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। वो धर्म के आड़ में छिपना चाहती है और लगातार उसने अब तक जो काम किया है हमेशा धर्म की बात की है। मैं जानना चाहता हूं, वो किसी की हितैषी नहीं है, न हमारे हिंदू भाइयों की हितैषी है बीजेपी, न मुस्लिम भाइयों की है, किसी की नहीं है। वो सिर्फ अपना फायदा साध रही है। अगर वाकई में हितैषी होती तो क्या रोजगार हमारे हिंदू भाइयों का नहीं जा रहा है? क्या उनका नुकसान नहीं हो रहा है? क्या बेरोजगारी उनके पास नहीं है? क्या महंगाई उनको कहीं नहीं बड़े स्तर पे पीड़ा नहीं दे रहा है? सच्चाई यही है। लेकिन जिस तरह धार्मिक आड़ लेकर के हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलने का प्रयास करती है और करती है बीजेपी, वो कहीं ना कहीं बड़े मुद्दों को दबाने का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में राखी राठौड़, कोई भी प्रदेश हो, हर प्रदेश में बीजेपी आज घबराई हुई है। कांग्रेस कह रही है कि आप ध्रुवीकरण, जयराम रमेश को मैं कोट कर रहा हूं, जयराम रमेश कह रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी नफरती एजेंडे पे काम कर रही है। तो चाहे ओवैसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के जयराम रमेश हो, चाहे श्रीमान राहुल गांधी हो, सबकी लाइन एक है और सबकी लाइन आपके विरोध में है।
देखिए, ये तो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, इसलिए विरोध में तो रहेंगे। मोदी जी जब भी पर कभी ओवैसी देश के नहीं है। विकास की बात करेंगे तो वो हमेशा इस तरह की बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं, और बहुत सारे शोज के अंदर हम लोग जो 10 साल के काम है आदरणीय मोदी जी के, वो पिछले 70 सालों के कामों से कंपेयर किया है। हम जनता के बीच में जो जनहित के काम किए हैं, जन कल्याणकारी काम किए हैं, जिस तरह से हम लोगों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है, जिस तरह से जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी महिलाओं की इज्जत घर की, वो 13 करोड़ से ऊपर इज्जत घर दिए, हर घर नल की व्यवस्था हम लोगों ने करी, और जिस तरह से उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से ऊपर कनेक्शंस दिए। ये योजना ऐसी योजना है जिनको एड्रेस करना था 70 सालों में, लेकिन आज धरातल पे नजर आती है। कौन करता है तुष्टीकरण? कौन ये कहता है कि देश के जो सारी सुविधाएं हैं, देश के रिसोर्सेज के ऊपर किस वर्ग का सबसे पहले अधिकार है? ये किसने शुरू किया? अमीश जी, आप भी अपने शो में बताइएगा, क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है कि किसने तुष्टीकरण किया, किस तरह वोट बैंक की नीति से किया। आज जब देश के अंदर कहीं से भी जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है और किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती, तो कहीं ये देखा नहीं जाता कि वो किसान किस वर्ग, किस जाति, किस समुदाय से आता है। तो ये कहते हैं विकास। जिस तरह से 0 लेवल तक हम लोगों ने जाकर के विकास का काम किया, और उसी बूते पे मैं चाहूंगी अमीश जी, इसी बूते पे 2024 के अंदर जनता हमको वोट दे, क्योंकि आप बार-बार अजीज खान आप हमारे हरदिल अजीज हैं, और एक सवाल मैं बड़ी आप हरदिल अजीज है, इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। अजीज भाई, अभी आपने बोला ये बीजेपी वाले नफरत वाला एजेंडा चलाते हैं, बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करते हैं। असाउद्दीन ओवैसी क्या बीजेपी में है? बीजेपी में है कि विपक्ष में है? देखिए अमीश भाई, मैं एक बात बता दूं, जो भी नफरत की बात करेगा देश उसको एडमिट नहीं करेगा, कोई भी हो। मैं एक बात कह रहा हूं, देश विकास की बात चाहता है, देश नौकरी मांगता है, देश बेरोजगारी खत्म करने की बात करना चाहता है। मैंने जो सवाल पूछा, मैडम ने बहुत सारी बातें आपने बीजेपी पे आरोप लगाया, मैं सवाल बड़ा स्पष्ट पूछ रहा हूं, असाउद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? सर, मैं स्पष्ट कर रहा हूं सर, वो जो कह रहे हैं, अगर वो भी नफरत की बात करते हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं। इस मुल्क में जो नफरत की बात करेगा वो देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, देश उसको पसंद नहीं करेगा। मैं एक बात बता दूं, स्पष्ट है। दूसरी बात, अभी किसान सम्मान निधि की बात मैडम कर रही थी, आदिल हसन का जवाब जरूरी है, आदिल हसन का जवाब जरूरी है, किस तरह बैठे रहे आदिल हसन का जवाब जरूरी है, अमीश भाई जरूरी है सर। आदिल हसन, अजीज खान को जवाब, अजीज जी, आदिल हसन की पार्टी को बोला ना, अब सुनिए 30 सेकंड। किस तरह गर्मी बरसात जाड़े में बैठे रहे? अरे ठीक है, आदिल हसन आतंकवादी और तब पता नहीं क्या क्या तमगा दिया गया, तब याद नहीं आया किसान? मैं बताता हूं, मैं याद नहीं आया। अरे भाई बोलने दो, निधि की बात की जा रही है। आदिल हसन ऑन स्क्रीन। अरे भाई बोलने, अमीश भाई, दारुसलाम हमारा पार्टी हेडक्वार्टर है, किसी सरकारी खैरात पे नहीं है। दारुसलाम में चाहे माथे पे तिलक हो, सिर पे टोपी हो, पगड़ी हो, क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। अकबर ओवैसी साहब ने कोरोना में हिंदू कॉलोनी, मुस्लिम कॉलोनी नहीं देखा। अकबर ओवैसी साहब ने जितनी खिदमत की कोरोना में, उतना हिंदुस्तान में किसी एमएलए ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी कहने में शिवरात्रि में 2 बार छुट्टी मिली है। नहीं तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बी टीम का है, सी टीम का है, उससे क्या मतलब? आप आइए हैदराबाद में। अरे भाई, बड़े भाई, ये तो खुद कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव मध्य प्रदेश में, ये तो कांग्रेस के खिलाफ गुजरात में लड़े, कर्नाटका में लड़े, तब ये कौन टीम थे? आप आइए हैदराबाद। ना मोदी जी को हिम्मत है चार मीनार नामपल्ली चुनाव में आके प्रचार करने की, ना राहुल गांधी को हिम्मत है। दोनों डर से दूसरे जिला जा रहे हैं, ना चार मीनार आ रहे हैं, ना नामपल्ली आ रहे हैं, ना याकुतपुरा आ रहे हैं, ना बहादुरपुर आ रहे हैं, ना जुबलीस। मोदी जी और राहुल जी दोनों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि दोनों आएंगे और दोनों की पार्टी हारेगी। ये है एमआईएम का जलवा, हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर एमआईएम को वोट देता है, यही हमारी पहचान है। और दारुसलाम हमारी शान है, जिसके भी दिल में धड़कता हुआ दिल है, इंसानियत है, वो दारुसलाम आता है। हम हिंदू और मुसलमान नहीं पूछते हैं, हम इंसान को देखते हैं और इंसान को इज्जत देते हैं। इसलिए 1958 से लेकर अल्लाह ने आज हमें उरूज दिया और 16 स्टेट में एमआईएम। नहीं तो फिर एक सेकंड बताइए, आप तो आपकी पार्टी तो अपराधियों में भी धर्म देख लेती है, देखती है कि नहीं देखती? अपराधियों के अगर एनकाउंटर होते हैं तो असद ओवैसी उत्तर प्रदेश में जाके गिराते हैं कि कितने हिंदू थे और कितने मुसलमान थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुनना पड़ेगा आपको। अभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक भाषण दिया, उन्होंने बोला हमारे बच्चों को जेल में डाला गया, हिजाब के नाम पर बच्चों को पढ़ने से रोका गया, हमारी बस्तियों पर बुलडोजर चला दिए गए। बुलडोजर किसके यहाँ चले? जिन्होंने अपराध किया। अपराधियों का धर्म कौन देख रहा है? अपराधियों का धर्म आप और आपकी पार्टी देख रही है। तो फिर बताइए कॉम्युनल एजेंडा कौन चला रहा है? अमीश भाई, ठीक सुन लीजिए।
76,000 लोग टाडा में गिरफ्तार हुए थे, 0.1% सिर्फ कन्विक्शन हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा मुसलमान जेल में बंद है, मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट, गोपाल सिंह कमीशन ये कहता है। आप आइए हैदराबाद, अकबर ओवैसी साहब के पहल पर ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड बना, यहां तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए हमारे एमएलए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब डेली चिट्ठी लिख के देते हैं और वो तिरुपति जाते हैं। ये हमारा किरदार है। यहाँ का हिंदू भाई हमें वोट देता है, हैदराबाद का 1984 से लेकर आज तक हमारे हिंदू और मुसलमान की एकता की सरजमी है, इसीलिए हम जीतते हैं। गृह मंत्री ने बोला कि अगर तेलंगाना में सरकार बनी, अगर तेलंगाना में सरकार बनी तो बीजेपी अगर तेलंगाना में जीती तो मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। ओके, यू मेड योर पॉइंट मिस्टर आदिल हसन, स्पोक्सपर्सन AIMIM बाय हम्बल सबमिशन। राखी राठौड़, गृह मंत्री अमित शाह ने बोला तेलंगाना जीते तो मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा, लेकिन मैं वापस राजस्थान और जयपुर पे आना चाहता हूं। 2008 में जो बम धमाके हुए थे, जो गोलियां चली थी, उसी मंदिर से आज प्रधानमंत्री मोदी ने माथा टेक के वहां से शुरुआत करी अपने रोड शो की। महत्वपूर्ण यह है कि जटिलता क्या है, जो कॉम्युनल एजेंडा है या फिर जो तुष्टिकरण है उसकी, वो है कि उसके आरोपी सब छूट जाते हैं इस देश के अंदर और कोई छू तक नहीं करता। बिल्कुल ठीक कहा अमीश जी। जिस तरह से हमने देखा कि 2008 में जयपुर ने दंश झेला आतंकवादी घटनाओं का, और जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने अपनी इस कार्यकाल के अंदर उनके हाई कोर्ट में जब पेशी हुई तो ये जो सरकारी वकील है वो 48 बार पेशी हुई, लेकिन 48 बार सरकारी वकील वहां पेश नहीं हुआ। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो लोअर कोर्ट से मृत्यु दंड की सजा जो है वो कोर्ट के माध्यम से दी गई, लेकिन सरकार की लापरवाही, मैं पूछना चाहती हूं, अगर उन लोगों को फ्री कर दिया गया तो 71 लोग जिन्होंने वहां जान गंवाई, 300 से ऊपर लोग जो 2008 के बम धमाकों में अपने जो है घायल हुए, उनका गुनहगार कौन था, इस बात का कौन डिसीजन करेगा? तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की बात अमीश जी राजस्थान में तो लगातार हुई है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से रामनवमी, हनुमान जयंती, हिंदू नव वर्ष के जो प्रोसेशंस थे उनके ऊपर धारा 144 लगाई, लेकिन पीएफआई की रैली को परमिशन दी, जिस तरह से रमजान के महीने में बिजली की निर्बाध व्यवस्था की बात करी, जिस तरह से कन्हैया लाल के लिए, और अभी भी मेरे जो साथी हैं वो बोल रहे थे, लेकिन नासिर और जुनैद के लिए तो यहाँ राजस्थान में जरूर आए हुए जी, लेकिन जब कन्हैया लाल की सर तन से जुदा के माध्यम से गला काट दिया जाता है तब उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इस तरह की लोग अगर सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों के सामने समझ में आती है बात कि किस तरह का आदिल हसन जवाब आपका। और आपने लगातार कांग्रेस पार्टी हो चाहे ओवैसी जी की पार्टी, आपकी टीम में कौन सा मुस्लिम के अलावा कोई हिंदू है? ये बताइए, आप कैसे सेक्युलरिज्म की बात करते हैं? आदिल जवाब रहता है। अमीश भाई कन्हैया लाल की पत्नी और कन्हैया लाल के बेटे का मैं वीडियो सुना, उन्होंने बोला कि बीजेपी मेरे पिताजी की मृत्यु को राजनीतिक फायदा उठा रही है, और एमआईएम दारुसलाम में आइए देखिए हिंदू मुस्लिम में सबका इस्तकबाल है। इसीलिए आज हम पूरे हिंदुस्तान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी किसी का आरक्षण खत्म करने की बात नहीं करते, हम सबको देने की बात करते हैं, सबको देने की बात करते हैं। कन्हैया लाल के बेटा ने कहा है कि आप राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, और आप पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का बिरयानी आप खाए हैं, जिन्ना के मज़ार पर पानी दी गए, हम नहीं गए जिन्ना के मज़ार पर। दारुसलाम हमारा हेडक्वार्टर है, हिंदू और मुसलमान की एकता का प्रतीक है, हम सबको समझ में आ रहा है। दारुसलाम में सबका इस्तकबाल है, आपकी तरह नहीं है दोहरा मापदंड। हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन अगर किसी एक रुपया आपने एक एक करके शांत रहिए। दलितों से आदिल हसन, लेट राखी राठौड़ मेक हर पॉइंट, लेट राखी राठौड़ मेक हर पॉइंट। आदिल हसन, राखी राठौड़, ऐसा क्यों होता है कि हर चुनाव से पहले कभी शमशान कब्रिस्तान आ जाता है, कभी राजस्थान के 9 जिलों में अल्पसंख्यक हॉस्टल का ऐलान आ जाता है? ऐसा क्यों होता है? उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा बीजेपी ने एक तरह से एक पॉलिटिकल पॉट शॉट खेला समाजवादी पार्टी पर और बोला कि देखिए शमशान और कब्रिस्तान में फर्क करती है ये पार्टी, और अब आ गया कि ये लोग जो हैं वो 9 जिलों में अल्पसंख्यक हॉस्टल दे रहे हैं, बहुसंख्यकों के लिए क्यों नहीं? अमीश जी, तुष्टीकरण के अलावा हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं राजस्थान के अंदर जिनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार जा रही है। तुष्टीकरण उनमें से एक मुद्दा है, चाहे महिला अपराध हो, चाहे बेरोजगारों के साथ में जिन्होंने धोखा किया है, पेपर लीक के मैक्सिमम केसेस यहाँ पर आए। नहीं तो आपके नेता राखी जी, आपके नेता है बिधूड़ी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कहते हैं कि राजस्थान के चुनावों पे पाकिस्तान की नजर है। कैसे भाई, समझाइए जरा।
देखिए, जिस तरह से बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, इनके साथ एक तुष्टीकरण का एस्पेक्ट, और गहलोत साहब तो लगातार उनको खालिस्तान और पाकिस्तान याद आ रहा है। उनकी 2 स्टेटमेंट्स अभी उन्होंने दिए जिसमें पाकिस्तान से टिड्डी दल और खालिस्तान की बातें करने का बात जो है वो गहलोत साहब कर रहे हैं, हम लोगों ने कभी नहीं किया। मैं तो हमेशा इस बात को कहती हूँ कि हम लोग जिस तरह से सरकार की नाकामियां हैं, जिसमें हर वर्ग, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, सब परेशान है, और तुष्टीकरण भी एक मुख्य मुद्दा है। और क्यों ना उठाए अमीश जी हम इस मुद्दे को, क्यों ना उठाए? जब भेदभाव होता है हमारे राजस्थान में, क्यों ना उठाए? ठीक है, पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि भेदभाव होता है तो हम उठाएंगे। अजीज खान, ये शमशान कब्रिस्तान का डिफरेंस जब बताया गया पॉलिटिकली तो आपने बोला देखिए ये हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये देखिए हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन जब फैक्ट सामने आए तो उसका खमियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। आंकड़े चौंकाने वाले थे, देश के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी। क्या आपको लगता है कि वही हश्र आज राजस्थान में कांग्रेस का भी हो रहा है? बीजेपी उन्हीं सब बातों को उठा रही है। क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि आप 2 चुनाव उत्तर प्रदेश में हार चुके हैं, 2017 भी हारे, 2019 का लोकसभा भी हारे, और अभी रिसेंटली 2022 का विधानसभा चुनाव हारे। देखिए अमीश भाई, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। कैसे भी गुमराह करके, धर्म कर्म की बात करके 17, 19, 20, 22 सब जीत लिया, अब ये बार बार नहीं होगा। अब देखिए राजस्थान में पाकिस्तान आ गया साहब, कहीं उत्तर प्रदेश में आतंकवादी थे, पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी बातें। मैं कह रहा हूं देखिए बीजेपी के पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, नफरत के अलावा। धर्म और नफरत, ये नफरत की मशीन है बीजेपी, नफरत की मशीन। ये कुछ नहीं है इसके पास। और स्वामी प्रसाद मौर्य किस चीज की मशीन है? और तमाम बड़े बड़े मुद्दे। स्वामी प्रसाद मौर्य तो श्री रामचरितमानस के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस चीज की मशीन है? वक्त है बड़ी खबर का, यानी ब्रेकिंग स्टोरी का। आइए देख लेते हैं इस समय की बड़ी खबर क्या है। यंग इंडिया और एजीएल पर बड़ी कार्रवाई है। ये नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने जब्त करी है 751 करोड़ की संपत्ति, 751 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। और कांग्रेस कह रही है ये फ्रस्ट्रेशन है भारतीय जनता पार्टी का, वो ईडी को आगे कर रही है। मैं राखी राठौड़ का रिएक्शन लेता हूं। राखी राठौड़, ये बड़ी खबर इस समय, यंग इंडिया पर, एजीएल पर एक बड़ा एक्शन है। विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राखी राठौड़, देखिए अमीश जी, इस बात को जानने की जरूरत है कि जब जब आर्थिक लेन देन जो है वो गलत तरीके से होगा, ईडी अपना काम करेगी। जिस तरह से एक परिवार के लोगों ने अपनी बकौती समझ करके एक किसी भी कंपनी को अपने नाम करना, करोड़ों की कंपनी को अपने नाम करने का काम किया, उसमें अनियमितताएं हैं, तो सरकारी एजेंसीज जो लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग इट। दे आर लूजिंग इलेक्शंस, वो चुनाव हार रहे हैं, वो मध्य प्रदेश हार रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ हार रहे हैं, और राजस्थान में भी उनको दिक्कत है, इसलिए पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है ये भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस इज सेइंग दिस। ये कोई पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन नहीं है, भ्रष्टाचारी है। अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसके साथ में आपको अपराधी जो है उनको जो है मिलेगा, कोई जो भी एक्शन लेना है वो संवैधानिक संस्थाएं लेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस के अंदर जिस तरह का रोड शो हमने दिल्ली में भी देखा, जिस तरह से एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी लग गई, ये काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने सही अगर किया है काम तो वो सारे साक्ष्य पेश करने चाहिए, एजेंसीज को कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन गलत तरीके से अगर आप जमीन हड़पने का काम करोगे, आप देखिए सब जगह ऐसा ही किया कि चाहे उनके जीजा जी ने या राजस्थान में भी बीकानेर में बहुत बड़ी जमीन जो है वो उसे हड़पने का काम किया। और यही काम जो अगर किसी परिवार विशेष के लोग करते हैं तो जब लेकिन राखी, जब आपकी सरकार थी तो कार्रवाई करवानी चाहिए थी रॉबर्ट वाड्रा पे। अभी शोर मचा के क्या होगा? कार्रवाई क्यों नहीं करी वसुंधरा राजे की सरकार ने? तब क्या साठगांठ थी किसकी? क्यों नहीं कार्रवाई हुई तब? ये सवाल पूछे जाएंगे आपसे भी। निरंतर आप 9.5 सालों से बोले कि जीजा जी ने कांड किया, जीजा जी ने भ्रष्टाचार किया। वहां तो 2018 तक आप ही की सरकार थी, 2013 से 2018 तक, 2014 से केंद्र सरकार में भी सरकार आपकी थी, कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये सवाल राजस्थान की जनता भी आपसे पूछेगी। हर बार बोल के नहीं निकल सकते इस बात को कि देखिए उन्होंने ये करा, लेकिन आपने क्या करा, ये राजस्थान की जनता आपसे पूछेगी इस बार चुनावों से पहले। हर बार ये नहीं चलेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उन्होंने बीकानेर के अंदर एक बड़ी जमीन हड़पी, उसमें जिस तरह से कागज बनाए वो गलत तरीके से बनाए थे, लोगों को बेवकूफ बना करके साइन कराए गए थे, उन पे क्यों नहीं करा भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने? वसुंधरा राजे की सरकार ने क्यों नहीं करा? ये सवाल पूछेगी जनता आपसे। क्या वसुंधरा राजे की सरकार सॉफ्ट थी
वाड्रा पर यह सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सॉफ्ट थी तब क्या? भाई देखिए अमीश जी, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस के अंदर भी किस तरह से इन्होंने नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको पकड़ने का काम किया, उसको लेने का काम किया, वैसा ही काम यहाँ पर प्रेशराइज करके जो काम किया गया है, किसानों की जमीन जो ली गई है उनसे लीगली साइन कराए गए हैं। ठीक है, मैं वापस मुद्दे पर आता हूं, मैं वापस मुद्दे पर आता हूं। ध्रुवीकरण की बात हो रही है, ध्रुवीकरण की बार बार बात हो रही है। तो अजीज खान, आपने बोला, आपने एक लाइन बोली, आपने बोला हम कहां बात करते हैं, बीजेपी नफरत की बात करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन से प्यार की बात कर रहे थे? माता लक्ष्मी का अपमान करके किसी और धर्म का अपमान कर सकते हैं वो? ऐसे क्या हिम्मत है करने की? बताइए, क्या आप अलाउ करेंगे या आपकी पार्टी अलाउ करेगी? स्वामी प्रसाद मौर्य माता लक्ष्मी का अपमान करते हैं, श्री रामचरितमानस का अपमान करते हैं। क्या करा आपने? प्रमोशन दे दिया उनको? क्या कार्रवाई करी है समाजवादी पार्टी ने? देखिए, जो इतनी नफरत फैला रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अब तो कोर्ट ने भी कह दिया। हमारे नेता ने अब सुन लें आप, देखिए हमारे नेता कभी भी किसी धर्म के अपमान की बात को कभी भी नहीं सह सकते और कभी भी नहीं, वो कभी भी किसी धर्म का अपमान नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक समरसता की बात करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान था वो निजी बयान है, उनका व्यक्तिगत विचारधारा है, पार्टी से उसका क्या लेने देना है? पहली बात तो आप ये समझिए। सर मेरी बात सुन ले आप, वो पार्टी से उसका कौन है? हमारी पार्टी लाइन ही नहीं है। हम तो सबका साथ सबका विकास असली में हम कर रहे हैं और हम बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं आप। हम सबको रामचरितमानस पे अभद्र बातें करके सब धर्म बराबर है हमारे लिए। कैसे सब धर्म बराबर है? कि मैं कह रहा हूं कैसे सब धर्म बराबर है? किसी और धर्म के लिए बोल के दिखाइए ना, किसी और धर्म के पवित्र ग्रंथ के लिए बोल के दिखाइए आप। सर नहीं बोलेंगे आप, नहीं बोलेंगे आप। एक बात सुन ले, अरे सुन तो ले, माता लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई 4 हाथों वाली? बोल सकते हैं किसी और धर्म के लिए आप? समाजवादी पार्टी, अरे मेरी बात, अखिलेश जी ने नहीं कहा, लेकिन समाजवादी प्रसाद पार्टी मौर्य ने कहा कार्रवाई क्या करी? किसी धर्म के बारे में अपमानित शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकती, किसी धर्म के बारे में अपमानित शब्द करे नहीं कर सकती। हमारे लिए सब बराबर है। एक बात ओके, राखी राठौर, क्या सब बराबर है? सनातन को लेकर पूरी इंडिया अलायंस ने जो बयानबाजी करी, क्या सब बराबर है? देखिए, जिस तरह से इंडिया अलायंस के लोगों ने, डीएमके के लोगों ने जो स्टेटमेंट दिए, तब मैं पूछना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, कौन से स्टेटमेंट किए? अभी आप कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, आपका तो ध्येय है सबका साथ और एक परिवार का विकास। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव, वो नहीं डिंपल यादव। आप लोग कब एक परिवार के पीछे चलने वाली पार्टी अगर ये कहती है सबका साथ सबका विकास, तो सब लोग समझते हैं क्या कोई और परिवार नहीं है? आप लोगों ने ओबीसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे लाने का काम किया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। इसीलिए जनता समझ चुकी है और इसीलिए समाजवादी पार्टी को चाहे यूपी हो चाहे कहीं भी हो, हर जगह नकारा जाता है। और इनके आपसी जो झगड़े हैं वो इस तरह इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि जनता कभी भी इस अलायंस को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सनातन धर्म के बारे में जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, आप लोगों का पर्दाफाश हो चुका है, लोग समझ चुके हैं कि किस विचारधारा के साथ में आप लोग हैं। जब आप लोगों का कोई स्टेटमेंट आता नहीं है कि इंडिया अलायंस के लोग जो अलग अलग तरह की बातें हुई, तब आप लोगों की चुप्पी जो है वो साफ। जी अजीज खान 30 सेकंड आपका जवाब, देन AK वाजपेयी एंड आदिल हसन। देखिए सर, बहुत देखिए राखी जी वही बात कह रही जो बीजेपी अक्सर कहती रहती है। देखिए बीजेपी को पता है कि समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है। हम समाज में विघटन नहीं पैदा करते हैं, हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं। एक बात, दूसरी बात, ये वही बीजेपी है ना कि जब से सत्ता में आई और सत्ता के पहले इसने हमेशा नफरत की बात की है। और ये मैं बता रहा हूं कि नफरत इस कदर ये पैदा करना चाहती है, भाई को भाई से जुदा करने का प्रयास, पड़ोसी से पड़ोसी को जुदा करने का प्रयास। ये बीजेपी की मानसिकता है, ये बीजेपी की सोच है, यही विचारधारा है। मैं बताना चाहूंगा कि काट की हारी बार बार नहीं चलती। ओके, मैं लेके आता हूं AK वाजपेयी, ये काट की हांडी बार बार नहीं चलती, कई बार 3-4 बार इस जुमले का इस्तेमाल अजीज खान साहब ने किया। अजीज खान बड़े दानिश्वर व्यक्ति हैं, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने काट की हांडी बार बार नहीं चलती इसका इस्तेमाल 2-3 बार ही करा। काट की हांडी माना बार बार नहीं चलती, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 2 बार चल गई, देश में तो 2 बार चल गई, फिर क्या कहिएगा? ना और गुजरात में तो 5 बारी से चल रही है, मध्य प्रदेश में 4 बारी से चल रही है। नहीं, अरे सुनिए ना अमीश जी, काट की आंधी नहीं चलती, ठीक कह रहे हैं, लेकिन विकास की जो आंधी है ना वो बार बार चढ़ती है। जी, यही चढ़ी है।
14 में चढ़ी, 19 में चढ़ी और 24 में भी चढ़ेगी। ये विकास की है। और जब हम विकास की बात करते हैं ना, तो जो गरीब आदमी के लिए काम किए गए ना, उनको गिनवाते हैं। और खाली गिनवाते नहीं है, जिनके लिए किए गए हैं उनको महसूस होते हैं। कहो तो मैं भी गिनवाना शुरू कर दूं। और जहां तक राजस्थान का सवाल है ना, 35,000 बलात्कार, सर मत गिनवाइए। सोचिए, 56% युवा बेरोजगारी। सोचिए जरा, सबसे ज्यादा युवा सुसाइड उसी राज्य में करते हैं। सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल उसी राज्य का है। सबसे ज्यादा जो टोटल बेरोजगारी 28% वही है। मतलब क्या बातें करो, 300 साल पुराना मंदिर भी तोड़ा इन लोगों ने। मतलब ये जनता देख नहीं रही, ये कोई हमको बताने की जरूरत है। वो तो वहां के जो लोकल रेजिडेंट हैं, जो राजस्थान में रहते हैं, जिन्होंने सब जीता। 18,000 किसानों की जमीन कुड़क कर दी। कहाँ लोन माफी की बात करते थे, जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोली, आज मैं ये कह सकता हूं, जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोली, बिल्कुल भी माफ नहीं किया। अकबरुद्दीन ओवैसी और असद ओवैसी ने नहीं बोली। ये बात भी है। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ आदिल हसन है। आदिल हसन, जहां कम्युनल पॉलिटिक्स की बात आती है, वहां आपकी पार्टी का नाम सबसे पहले आता है। और सिर्फ ये बात बीजेपी नहीं कहती, ये विपक्ष भी कहता है, ये कांग्रेस भी कहती है, ये सपा भी कहती है। अमीश भाई, जब मांझी बिरादरी राजनीति कर सकती है, पासवान बिरादरी, कुर्मी, कोरी, यादव, खम्मा, लिंगायत, वोकलंगा कर सकती है, तो मुसलमान भी कर सकता है। अभी आतंकवाद पे बात चल रही थी। मैं मालेगांव ब्लास्ट की 7वीं प्रज्ञा इनकी लोकसभा सांसद है। अजमेर ब्लास्ट में दरगाह वाले को कुछ नहीं हुआ, मक्का मस्जिद ब्लास्ट वाले को कुछ नहीं हुआ। ये एक सच्चाई है अमीश भाई, आप ही बताइए। और ईडी की बात कर, रॉबर्ट नहीं कर पाए। अच्छा सुनिए, रॉबर्ट कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाए। रॉबर्ट, ठीक सुनिए अमीश भाई, सुनिए, 9.5 साल हो गया, जीजा जी को क्लीन चिट हो गया। 9.5 साल जीजा जी को क्लीन चिट यही हरियाणा सरकार दे दी। और आपको बतला दे, प्रियंका गांधी वाड्रा के 2 पीए हैं, संदीप सिंह और मोहित पांडे, और तेजस्वी यादव के पीए हैं संजय यादव, अखिलेश यादव का रिवर फ्रंट का कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावा है। नोटिस जाता है, अजीत पवार पे नोटिस जाता है, नारायण राणे पे नोटिस जाता है। बतलाइए ना, इन लोग अकूट संपत्ति जमा किए, क्या ईडी ने कार्रवाई की? प्रियंका गांधी के पीए हैं संदीप सिंह, बतलाइए इतनी संपत्ति बना लिए हैं। संजय यादव, तेजस्वी यादव के पीए हैं, देखिए क्या संपत्ति बनाई। नारायण राणे का देखिए, अजीत पवार का देखिए, हेमंता बिस्वासा का देखिए। इन लोग सिर्फ लव लेटर भेजते हैं, ईडी का कुछ करते नहीं है। सिर्फ लव लेटर भेजते हैं, डराते हैं। रॉबर्ट, आप जीजा जी को 9.5 साल भेजते हैं, कार्रवाई नहीं करते। ओके, लेटर रिप्लाई। रिवर फ्रंट पे लेट बीजेपी स्पोक्सपर्सन रिप्लाई। आदिल हसन, यू मेड योर पॉइंट, लेट राखी राठौड़ बीजेपी स्पोक्सपर्सन। रिवर फ्रंट पे पूछिए। ओके, बीजेपी भाजपा प्रवक्ता राखी राठौड़। देखिए, जिस तरह से अभी ये आरोप लगा रहे हैं, मैं तो आपसे निवेदन करूंगी, जो अगर आपके पास साक्ष्य हैं किसी के लिए भी, तो वो पेश करने चाहिए। मुझे लगता है न्यायिक व्यवस्था में आपको विश्वास होगा, और अगर आप किसी व्यक्ति पे कोई आरोप लगाते हैं तो उसको पेश करना चाहिए। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचारी चाहे किसी भी पार्टी का हो, उस पर एक्शन होगा और होके ही रहेगा। और वो समय चला गया जब हमारे देश के अंदर लगातार जो है वो भ्रष्टाचारी जो है वो आगे पनपते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। मैं तो अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके पास कोई भी साक्ष्य किसी के लिए है तो वहां पर आप लेकर के आइए और उसको साक्ष्य पेश कीजिए। और ऐसे आकर के आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने खुद कुछ किया नहीं है और लगातार जिस तरह के आरोप लगाने का आदिल हसन का रिप्लाई। हमने कमरे भर भर के नोटों के जवाब दीजिए मैडम, मुझे जवाब देने दीजिए। देखे हैं क्या, उस पर एक्शन नहीं ले ईडी? अच्छा, सुनिए, अरे बोलने दीजिए मैडम, बोलने दीजिए। बहुत सुनिए, हम पूछना चाहते हैं, अमित शाह साहब ने हेमंता बिस्वासा साहब के खिलाफ बोला, नारायण राणे के खिलाफ बोला, अजीत पवार के खिलाफ बोला, छगन भुजबल के खिलाफ बोला, आज सबको सरकार में ले लिए। वॉशिंग मशीन में डाले थे क्या? और बीजेपी उसको धुल के निकाल दी, उसको कर दी। और रॉबर्ट वाड्रा, जीजा जी को 9.5 साल बाद क्लीन चिट दे दिया हरियाणा सरकार। अरे जीजा जी पर क्या हुआ? किसी पे भी जो आपके आता है सब दूध का दूल्हा हो जाता है क्या मैडम? हाँ, सब दूध का दूल्हा हो जाता है आपके यहाँ जो आता है। हजारों करोड़ की संपत्ति भाजपा के लोग कमा रहे, नोटबंदी में 1000 करोड़ कमाए, कोई जांच हुआ क्या? ये नया भारत है। अमित शाह जी क्या कर रहा है? उनका ईडी क्या कर रहा है? झालमुड़ी बेच रहा है क्या? ईडी क्या करता है? झालमुड़ी बेच रहा है ईडी अपना काम कर रहा है। क्या काम है? सबूत देंगे कि ईडी देगा? अरे अभी आप सवाल पूछ रहे ईडी, आप पूछ रहे ईडी झालमुड़ी बेच रहा है। अरे आप इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछ के देखिए, आप अरविंद जी से पूछ के देखिए, झालमुड़ी बेच रहा है क्या ईडी? अरे अखिलेश यादव, कांग्रेस के नेताओं से पूछ के, आप चाहते क्या है? आप विपक्ष की तरफ है, आप ईडी को उकसा रहे हैं कि ईडी झालमुड़ी बेच रहा है।
अब ईडी कईयों को जेल भेज रहा है, ईडी कईयों को जेल भेज रहा है। पूछ के देखिए, कोई को नहीं भेज रहा है, पूछ के देखिए कई नेताओं से, सिर्फ लव लेटर भेजता है, पूछ के देखिए। वक्त एक अंतराल का है, ब्रेक के उस पार टक्कर जारी है। बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। लेकिन अब वक्त आ गया है सत्य और तथ्य का। विनर स्टैंड्स अलोन एंड लूजर वॉक्स अलोन, यानी जीतने वाला शान से खड़ा रहता है, सब आपके साथ होते हैं, बधाई देते हैं, तारीफ करते हैं, भविष्य की शुभकामनाएं भी देके चले जाते हैं। लेकिन हारने वाले को सब अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेंड को इस देश में तो बदल दिया है, क्योंकि नतीजे से ज्यादा इंपॉर्टेंस एफर्ट्स की होती है। और पीएम मोदी ने वर्ल्ड कप में भारत की हार के बावजूद खिलाड़ियों की कोशिशों को अहमियत दी। उन्होंने बिना वक्त गवाए टीम के ड्रेसिंग रूम में जाकर उनसे मुलाकात की। यह बेहद खास वीडियो है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें रूटीन प्रैक्टिस अब बन गई हैं। इससे पहले जीतने वाले खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया जाता था, लेकिन हारने वालों को अकेला छोड़ दिया जाता था। कोई नहीं जाता था, कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। यकीन ना हो तो रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजिएगा। यह पहला मौका नहीं है जब इस देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को उनकी मेहनत और कोशिशों के लिए बधाई, शुभकामनाएं दे रहा है और भविष्य में जीत का हौसला बढ़ा रहा है। 2021 में ओलंपिक के सेमीफाइनल में हारने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी बेहद निराश थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक अभिभावक की तरह उन्हें फोन किया। खेल पर राजनीति करने वालों को आज ये वीडियो रिवाइंड करके कई बार सुनना चाहिए। आप भी सुनिए। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। भारत की वर्ल्ड कप में हार पर राजनीति करने वाले क्या आप बता सकते हैं कि 1992 में जब भारतीय टीम हारी तो क्या सरकार की तरफ से कोई उनसे मिला था? इसके बाद भी कई विश्व कप में भारत हारा, लेकिन क्या उनसे कोई मिला? शायद नहीं। लेकिन यह सच है कि 1983 की विश्व विजेता टीम का शानदार स्वागत किया और मान सम्मान भी हुआ, होना भी चाहिए था। लेकिन ओलंपिक्स में जो मेडल नहीं जीत पाए, जो एशियन गेम्स में खाली हाथ रह गए, उनसे किसी ने मिलना जरूरी नहीं समझा। इस दौर की खास बात यह है कि अब महिला और पुरुष एथलीट्स में फर्क करने वाली मानसिकता को भी पूर्ण विराम लग गया है। 2017 वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में जब हमारी टीम हारी तो प्रधानमंत्री मोदी ने तब भी उनसे मुलाकात करी और आज तक ये सिलसिला जारी है। और शायद यही वजह है कि ये नया दौर सियासी मौका परस्तों के गले नहीं उतरता, लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। अब खिलाड़ियों को खिलाड़ियों की तरह देखा जाता है, उन्हें हार और जीत के तराजू पे तोला नहीं जाता और इसके सकारात्मक नतीजे भी दिख रहे हैं। एशियन गेम्स हो या फिर ओलंपिक, भारतीय दल हर बार पहले से ज्यादा मेडल जीत के आए हैं। इसलिए कहा जाता है कि लीडर वही है जो फ्रंट से लीड करे। यह तस्वीर अपने आप में नए भारत के माइंडसेट की पूरी कहानी बयां कर रही है। चंद्रयान 2 का मिशन फेल हुआ, लेकिन भारत रुका नहीं, थमा नहीं और आज चंद्रयान 3 की कहानी पूरी दुनिया, पूरा देश जानता है। और यही नहीं, नए भारत की ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यही है कि अगला वर्ल्ड कप हम लेके आएंगे और देश के प्रधानमंत्री ने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, जो एक लीडर का काम होता है। अब कई लोगों को बुरा लगे तो कोई क्या कर सकता है, वो उनकी मानसिकता की बात है। फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।